नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर एटॉमिक मॉडल अब पहले हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, जो के बाद में उसको निगलेक्ट कर दे उसको, यानी कि ये क्या होता है, उसके डिफेक्ट को देखते हुए नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में प्रेजेंट किया। ये जो रदरफोर्ड है, इसका ये जो मॉडल था ये बेसिकली बेस्ड था क्लासिकली फ़िज़िक्स पर, लेकिन बोहर ने यूज़ किया क्वांटम थ्योरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने डिसकंटिन्यूस मैनर को डिस्कस करते हुए बात की थी। उसको डिसकंटिन्यूस एनर्जी वैल्यू का कंसेप्ट को क्या किया था, यूज़ किया था। तो यहाँ भी ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, इसने बेसिकली कंटिन्यूस एनर्जी वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए वो अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन जो जिसमें हमारे पास डिफेक्ट आ रहे थे कि यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके वाल अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली अगर एनर्जी खारिज कर रहा है तो वो एट द एंड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आया है, बोहर एटॉमिक मॉडल आया है। इसने क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एटॉमिक मॉडल को पेश किया। इसका ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है तो वो एनर्जी को ना तो ऑब्जर्व करता है, ना ही क्या करता है, एमिट करता है कंटिन्यूसली। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज एज रिवॉल्व, यानी कि वो क्वांटाइज होती है, डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट मैनर में होती है, ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, यानी कि हर ऑर्बिट की अपनी क्या होती है, क्वांटाइज एनर्जी होती है। तो अब हम इसके पास्टुलेट देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। इसका जो फर्स्ट पास्टुलेट है ये हमें कहता है कि डज नॉट अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ना तो एनर्जी कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करते हैं और ना ही क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और जो सेकंड पास्टुलेट है कि अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है जब वो जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। यानी कि अगर इस ऑर्बिट में हमारे पास यहाँ इस ऑर्बिट से अगर वो इस ऑर्बिट में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह जब इमिट करता है, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा जब वो हायर ऑर्बिट से क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इमिट करेगा। तो ये जो अगर इन ऑर्बिट के दरमियान जो चेंज ऑफ एनर्जी होती है वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, बाय मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने हमें ये कहा था कि एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, एच न्यू ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ऑर्बिट 2 की एनर्जी माइनस ऑर्बिट 1 की एनर्जी इज इक्वल हो जाएगा एच न्यू, और इसे हम डेल ई से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट अगर 1 है, ये ऑर्बिट 2 है, तो ऑर्बिट 2 की एनर्जी माइनस ऑर्बिट 1 की एनर्जी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होती है। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एच न्यू के। और एच यहाँ हमारे पास क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.626 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये आपको एज इट याद कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये जब न्यूमेरिकल में एज इट के वैल्यू को, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको एज इट या क्वेश्चन में क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। और जो नेक्स्ट पास्टुलेट है ये हमारे पास क्या है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज़ ए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा क्लासिकल फिजिक्स में, एल हमारे पास किसके बराबर होता है, एम बी आर के। और ये एंगुलर जो मोमेंटम होता है ये फिक्स होता है इन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ये किसके बराबर होता है, एन एच ओवर 2 पाई। और एन की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही होती है 1 2 3 सो ऑन जा रही होती है, और एच हमारे पास आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है।
और 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी आप अभी नेक्स्ट हम जब इसकी डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट ये तो हमने डिस्कस किए हैं पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये आपको पास्टुलेट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो क्या आ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पास्टुलेट लिखने पड़ेंगे। अगर लॉन्ग नहीं आता तो एज ए शॉर्ट आ जाता है, तो आपको शॉर्ट में ये पास्टुलेट का पूछा जा सकता है। अब हम डेरिवेशन करते हैं रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यानी कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हम बेसिकली हाइड्रोजन का एटम कंसीडर करते हुए लेंगे। हाइड्रोजन में हमारे पास जो एक एडवर्ड और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर बाद में जनरलाइज कर सकते हैं आदमी। तो ये बेसिकली ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम लेंगे। यहाँ ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस पर ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा Ze+, और जी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ये एटॉमिक नंबर होता है जी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियस पर चार्ज होगा ये हमारे पास क्या होगा E+। यानी कि आपको पता है न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। और इस तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है इसे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास क्या है आर है। न्यूक्लियस से लेकर ऑर्बिट जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है आर है। और किसी भी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करके हम उसकी क्या कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका मास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है वो हमारे पास क्या है m है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है होंगी इस पर बाय कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को आपने पढ़ा होगा, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स Q1 Q2 ओवर आर स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि F हमारे आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1। ये साइन ख़त्म करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आएगा, और यहाँ ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये और जो सेंटीपीटल फोर्स होती है, आपने सेंटीपीटल फोर्स भी ऑलरेडी पढ़ी होगी 9th 10 में। ये हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करता है तो उस पर सेंटीपीटल फोर्स होती है, ये किसके बराबर होगी mv²/r। और यहाँ देखा जाए ये जो चार्ज है ये जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जाकर हम 1 वैल्यू कर देंगे। आप चाहे यहाँ जी लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान यानी Q1 और Q2 दो चार्जेस हमारे पास क्या हैं, यहाँ एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज है और यहाँ जी पर चार्ज है और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो ये अभी इधर वर्डिंग में लिखा होगा हमारे पास कि लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग ए चार्ज। और ये जो न्यूक्लियस पर चार्ज ये है, वेयर जी हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर है, और मास हमारे पास क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और वी हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम लॉ को जो मैंने आपको ऊपर बताया है उसके मुताबिक हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दो चार्जेस के दरमियान ये हमारे पास हो जाएगी। ये ई और ये ई आपस में मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर बना देंगे। ये बेसिकली ये जो प्लस साइन या माइनस साइन लिखा हुआ है ये बेसिकली एज ए चार्ज शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं तो उसका चार्ज है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट या ये हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर होगा, और इसकी ये हमारे पास क्या होता है वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है 8.84 क्रॉस 10⁻12 सी स्क्वायर पर जूल पर मीटर। सी हमारे पास कूलम होता है और जूल पर मीटर। और कूलम ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंटीपीटल फोर्स, यानी कि सेंटीपीटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर अमल कर रही होती है, और कूलम फोर्स ये हमारे पास दो क्या होती है चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो ये दोनों यहाँ क्या होंगी बराबर होगी। अब हमने कूलम फोर्स की जो ऊपर वैल्यू निकाली है वो ये थी,
और यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाली है वो ये है। यहाँ से हम क्या सिंपली निकाल लेंगे एक आर, तो एक आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ ये आर है, ये आर इधर मूव कर जाएगा, और ये जो टर्म बकिया है वो इधर हम ले आएंगे। तो यहाँ आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, G(E²/4πε∗mv²। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारे पास जो रेडियस है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर व्हेन नियर टू न्यूक्लियस। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, जब रेडियस कम होगा तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड में और कम उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू बोहर, जो मैंने आपको ऊपर पास्टुलेट में बताया था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, NH/2π। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, v की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दो जो फैक्टर है इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, v², बिकॉज ऊपर ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर है यहाँ हमारे पास क्या है, v² है। तो अब हम v² की वैल्यू निकालते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में, आर हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। अब हमने थोड़ी सी रीअरेंजिंग करके इसको, ये जो डिवाइड में टर्म है ये क्या चले जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ε/h² × n²। और यहाँ हम क्या लिख देंगे, nth ऑर्बिट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं रेडियस, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे Rn। यहाँ हमारे पास क्या है, n², और n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 सो ऑन है। तो यहाँ अगर हम, ये हमारे पास सब कांस्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ जो हमारे पास r है, जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, n² पर। n हमारे पास क्या है, ऑर्बिट नंबर, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर। अगर n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें तो r1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.529 आंगस्ट्रॉन, यानी ये जो हमारे पास होता है A0, ये हमारे पास क्या होता है, आंगस्ट्रॉन। इसी तरह n2 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, n3 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, n5 के लिए दिस वन, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। इट्स मीन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस, यानी कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन से ये ऑर्बिट स्पेस पर है और इससे ये डिस्टेंस इक्वली स्पेस नहीं है। इन वैल्यू से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट क्या है, वो हमारे पास 4 टाइम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। वो फर्स्ट ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, जितना फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उतना फर्स्ट ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट से नहीं है। यानी कि जो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि R2 - R1 ये लेस देन हो R3 - R2 से, और ये लेस देन है R4 - R3 से, इसी तरह सो ऑन। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, रेडियस फाइंड किया है, और रेडियस की ये वैल्यू आई है हमारे पास, ये फाइनल रिजल्ट आया है रेडियस का। यहाँ ये तो फैक्टर हमें वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.91 क्रॉस 3 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। एच की वैल्यू भी पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी ऊपर बता कर आया हूँ, बताई है, अब डिस्कस की है। और ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2.7, यानी कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। और एन की वैल्यू को रिप्लेस करने से इसकी हम आर एन की जो nth ऑर्बिट है उनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, रेडियस फाइंड किया है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम न्यूक्लियस से। अब हम देखते हैं एनर्जी को फाइंड करने के लिए, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम की एनर्जी को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास होता है कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी, 12mv²। लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे लिए फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ हम mgh वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी कूलम फोर्स, ये हमारे पास है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस डी आर, यानी कि वो स्मॉल, अब हमें पता है, अब हम वर्क डन के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस रिकवर कर रहा है, डी आर, तो जो वर्क डन होगा फॉर इलेक्ट्रॉन वो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा वर्क इज इक्वल, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। यानी आपने वर्क का यही पढ़ा होगा फार्मूला एफ डी, यहाँ ये जो हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। यही अब यहाँ लिखा होगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर फ्राम एन वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, फ्राम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, यानी इन्फिनिटी से हम यहाँ, बिकॉज उस आर्बिट से हम लाने के लिए, यहाँ कहीं इन्फिनिटी से इस आर्बिट आर तक हम लाने के लिए जितना वर्क डन कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास होगा फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अब ये जो ऊपर फैक्टर था, अब हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से आर तक। ये हमारे पास फोर्स थी, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से ये सब कांस्टेंट फैक्टर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/r² की। आपको पता है 1/r² की जो इंटीग्रेशन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, r -2 + 1 -2 + 1, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, r डिवाइड में चला जाएगा। जब हम लिमिट पुट करेंगे, बिकॉज हमारे पास फैक्टर बच जाएगा 1/r, इस पर हम फैक्टर पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/r इंटू 1/∞, 1/∞ हमारे पास क्या होता है, 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1/r, और ये जो साथ में माइनस था ये हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है। तो यही हमारे पास क्या होगी, एनर्जी पोटेंशियल। हमने इस तरह राइट, पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह भी राइट कर सकते हैं, या आप सिंपली पी ई भी लिख लें, इट्स ओके। तो ये हमारे पास, यानी कि ये जो वर्क डन होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। ये जो नेगेटिव साइन है, ये इसका क्या मतलब है, क्या हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है? नो, इसका हरगिज़ ये नहीं मतलब कि ये जो हमारे पास एनर्जी है वो नेगेटिव है, बिकॉज आपको पता है एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। जिस तरह रेडियस नेगेटिव या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इस तरह एनर्जी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिंपली क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब हो डिक्रीज हो रही है, व्हेन इट ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब हम उसे इन्फिनिटी से उस पॉइंट आर पर ले आ रहे हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो रही है, सिंपली डिक्रीज हो रही है। तो एट इन्फिनिटी पर देखा जाए, तो अगर हम यहाँ इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करें आर पर, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो अब जो हमारे पास ऊपर हम लिख कर आए थे कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी की हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे, तो अब mv² की वैल्यू हमने, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें हमने क्या की थी, फाइंड आउट की थी। ये ऊपर आपको दिखा देता हूँ, रेडियस के फैक्टर में हमने ये कैलकुलेट किया था mv² को। रेडियस के फैक्टर, जब हमने रेडियस को कैलकुलेशन की थी तो वहाँ हमने ये फैक्टर निकाला था। ये देखें, ये हमारे पास, ये यहाँ हमने क्या निकालना है, mv इधर रहेगा और r ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से हम देख लेते हैं ये इक्वेशन। यहाँ से हमने क्या निकाला है, mv² निकालना है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। ये जो फैक्टर है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कि जब इसकी वैल्यू हम इस इधर रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये चीज़, अभी ये वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे और
एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, एनर्जी हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो हमारे पास आर, ये अब हम ये जो कांस्टेंट है ना Me4/2 2 H कट, और H कट हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है H/2 के। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, H कट के। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ये जो फैक्टर है टोटल, इसे हम क्या कह देते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी ये वैल्यू है 2.18 × 10⁻11 एनर्जी। अब हमारे पास ये जो फैक्टर होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ये हमारे पास En ये हमारे पास हो जाएगा -me²/8 H²/1/n², यानी कि ये फैक्टर, इस फैक्टर को यहाँ पुट करने के बाद, यहाँ फैक्टर को इसकी जगह पर पुट करेंगे, देन उसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाली रहती है, वो आप लोग खुद अभी करना, या इस वैल्यू को यहाँ पुट करें, उसका एलसीएम ले, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें, Z1 के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये वैल्यू हमारे पास सिंपली इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ हम m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एप्सिलॉन की, h की वैल्यू पुट करें और इसे कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास En की हमारे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास 1/n² आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास En की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू को रिप्लेस करते जाए और हम डिफरेंट ऑर्बिट की क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। E1 फाइंड कर सकते हैं, N1 को पुट करके, N2 को पुट करके E2 निकाल सकते हैं, इस तरह E∞ तक निकाल सकते हैं। E∞ पर हमारे पास एनर्जी क्या होगी, 0, बिकॉज डिवाइड में फैक्टर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी को इस नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 ऑर्बिट का जो डिफरेंस है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी उससे नेक्स्ट 2 ऑर्बिट के डिफरेंस से, और उसकी एनर्जी नेक्स्ट ऑर्बिट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ ये था हमारे पास एनर्जी, ये है हमारे पास एनर्जी का फार्मूला। फार्मूला हमने ड्राइव किया है दिस वन, इससे ऊपर हमने रेडियस को फाइंड किया था ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म है इनको आपने याद कर लेना है, जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडबर्ग कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन, प्लैंक कांस्टेंट, और एच कट हमारे पास किसके बराबर होता है, H/2 स्पीड ऑफ लाइट, कॉम्पटन वेवलेंथ। ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनको आप याद कर लें।